हेलो दोस्तों। मैं एसके चंचल, आपके अपना यूट्यूब चैनल एसके केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। चलिए दोस्तों, कल का जो क्लास था लोहा के निष्कर्षण थे, उसके बारे में हमने डिटेल्स अध्ययन किया था। आज हमने जो अध्ययन करेंगे एल्युमिनियम के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले मेरे भाई देखिए यहाँ पे संकेत, एल्युमिनियम का संकेत क्या होता है? तो एल्युमिनियम का संकेत होता है एल। परमाणु संख्या की अगर बात करते हैं तो 13 होती है। परमाणु द्रव्यमान की बात करते हैं तो 27 होती है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो देखिए 13 से ठीक पहले अक्रिय गैस नियोन है, तो इसको बड़ी कोष्ठ के अंदर जो है 3s2 और 3p कितना 1 लिखते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो 12वीं कक्षा में इसका 3 इलेक्ट्रॉन है, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन 3 हो गया। वर्ग की संख्या की अगर बात करते हैं तो इसका 3 होता है। आवर्त संख्या इसका 3 होता है। ब्लॉक क्या होती है? p होता है। और उप वर्ग क्या होता है? a होता है, क्योंकि अंतिम इलेक्ट्रॉन अगर s और p में रहता है तो उसका उप वर्ग क्या होता है? a होता है। चलिए, तो ये है आपका एल्युमिनियम का परिचय। अब आगे की ओर चलते हैं, इसका प्राप्ति स्रोत। प्राप्ति स्रोत की बात करें तो प्राप्ति स्रोत कहता है कि एल्युमिनियम अत्यंत क्रियाशील धातु है जो प्राकृतिक में मुक्त अवस्था में नहीं रहता है। इस संयुक्त अवस्था में जो है अनेक अयस्कों में पाया जाता है। वो अयस्क का नाम है पहला बॉक्साइट, सूत्र होता है Al2O3 इंटू 2H2O। दूसरा है कोरंडम, सूत्र होता है Al2O3। तीसरा है करायोलाइट, सूत्र होता है Na3Al6। चौथा है फेल्सपार, फेल्सपार का जो सूत्र होता है K2O Al2O3 इंटू 6SiO2। अगला है अबरक, अबरक का सूत्र होता है K2O इंटू Al2O3 इंटू 6SiO2 इंटू 2H2O होता है। तो ये है एल्युमिनियम का अयस्क। ये क्या है? एल्युमिनियम का अयस्क। इसमें से आपका 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा, तो जितने आपका फॉर्मूला लिखाया जाता है उसको आप याद रखिए, आपका 1 नंबर कोई नहीं रोकेगा। चलिए मेरे भाई, कहता है कि बॉक्साइट अयस्क से एल्युमिनियम के निष्कर्षण 3 प्रक्रम के द्वारा किया जाता है। कहता है कि बॉक्साइट अयस्क से एल्युमिनियम का निष्कर्षण 3 प्रक्रम के द्वारा किया जाता है। पहला है हॉल्स की विधि, दूसरा है बेयर की विधि, तीसरा है सरपेक की विधि। फिर से ध्यान दीजिएगा, कहता पहला हॉल्स की विधि, दूसरा बेयर की विधि, तीसरा सरपेक की विधि। कंप्लीट। चलिए, इसको अब दोस्तों यहां पे मिटा लेता हूं, नोट कर लीजिए दोस्तों। चलिए इसको साफ कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, अगर आगे की ओर बात करते हैं तो पहला नंबर है क्या चीज? हॉल्स की विधि। क्या है? हॉल्स की विधि। देखिए दोस्तों, कहता है हॉल्स की विधि क्या है? कहता है हॉल्स की विधि में अगर हम बात करते हैं तो कहता है एल्युमिनियम के अयस्क, एल्युमिनियम के अयस्क बॉक्साइट में, किसमें? बॉक्साइट में क्या होता है? Fe2O3 TiO2 SiO, है ना? Si क्या चीज? O2, क्या चीज? SiO2। कहता है Fe2O3 TiO2 SiO2 इत्यादि जो है ना, ETC, है ना, इत्यादि अशुद्धि के रूप में उपस्थित होता है। किस रूप में उपस्थित होता है? अशुद्धि के रूप में उपस्थित होता है, जो कि Na2CO3 के जलीय घोल में अघुलनशील होता है। तो अघुलनशील होने के कारण इसे छान कर अलग कर लेते हैं और अभिक्रिया के फलस्वरूप शुद्ध धातु प्राप्त होता है। चलिए अभिक्रिया हम देख लेते हैं। तो बॉक्साइट एस्क कहता है ना, एल्युमिनियम के बॉक्साइट एस्क में किसका किसका मिश्रण हो, किसका किसका होती है? तो Fe2O3 TiO2 SiO2 इत्यादि जो है अशुद्धि के रूप में उपस्थित होते हैं, जो कि
Na2CO3 के जलीय घोल में क्या होती है, अघुलनशील होता है। तो अघुलनशील होने के कारण है ना, इसे छानकर क्या करते हैं, अलग कर लेते हैं और अभिक्रिया के फलस्वरूप शुद्ध धातु प्राप्त होता है। देखिए Al2O3 सोडियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया किया तो NaAlO2 प्लस में कार्बन मोनोऑक्साइड क्या किया, मुक्त कर दिया। इसका नाम होता है सोडियम एल्यूमिनेट होता है। अब देखिए क्या होता है कि सोडियम एल्यूमिनेट में है ना NaLO2 में कहता कि जैसे हम इसमें क्या करते हैं, जल को अपघटित करते हैं, तो जब इसमें जल को अपघटित करते हैं तो ये बनाता है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड प्लस में देता है Na2CO3 को क्या करता है, बाहर करता है। और जब हम यहाँ पे क्या करते हैं AlOH के होल 3 को क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो हमें निर्माण होता है Al2O3 और प्लस में क्या देता है H2O। तो यही अभिक्रिया आपका जो है यहाँ पे थी। तो ये समीकरण को आप बैलेंस कर लेंगे, समीकरण को संतुलित कर लेंगे। अब कितना से गुना किया जाए भाई, ऐसा देखते हैं, है ना। तो अगर मान लीजिए हम यहाँ अगर हम 2 से गुना कर दें, 2 से अगर गुना कर दें तो यहाँ पे हमको 3 से गुना करना पड़ जाएगा। सभी समीकरण को संतुलित कर लेंगे, है ना। चलिए, तो क्या कहता है मेरे भाई कि हॉल्स की विधि क्या कहता है, कहता है कि एल्युमिनियम के अयस्क, है ना, अयस्क बॉक्साइट में Fe2O3 TiO2 SiO2 इत्यादि अशुद्धि के रूप में उपस्थित होते हैं, जो कि Na2CO3 के जलीय घोल में अघुलनशील होता है। तो जिसे छानकर हम क्या करते हैं, अलग करते हैं और अभिक्रिया के फलस्वरूप शुद्ध मेटल प्राप्त होता है, शुद्ध धातु प्राप्त होता है। और ये आपका हॉल्स की विधि की अभिक्रिया है। और ये अभिक्रिया एकदम ध्यान से देख लीजिए अच्छा से। चलिए जल्दी इसको नोट कर लीजिए मेरे भाई। चलिए मेरे भाई इसको साफ कर लें। चलिए मेरे भाई दूसरा है आपका बेयर की विधि। बेयर की विधि, बेयर की विधि। देखिए बेयर की विधि क्या कहता है समझ लीजिएगा। देखिए इसको कहता है कि एल्युमिनियम के अयस्क बॉक्साइट को, है ना, NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय घोल में इसको घोला जाता है। जलीय घोल में क्या करते हैं, घोला जाता है। चलिए, तो क्या कहता है कि बॉक्साइड, एल्युमिनियम के अयस्क बॉक्साइट को, है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय घोल में क्या करते हैं, घोला जाता है। क्योंकि, है ना, क्योंकि NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड में ये अयस्क जो होती है अघुलनशील होता है और इस विधि में निम्नलिखित अभिक्रियाएं संपन्न होती है। देखिए क्या अभिक्रिया संपन्न होती है। तो यहां से भी अगर अभिक्रिया करेगा तो यहाँ पे आपका बनाएगा सोडियम एल्यूमिनेट यानी NaAlO2 प्लस में आवर में क्या दे देगा, बाहर निकाल देगा क्या चीज, H2O। अब यही सोडियम जो एल्यूमिनेट हुआ, प्राप्त हुआ सोडियम एल्यूमिनेट, अब यहाँ पे हमने क्या किया, इसमें जल को अपघटित कर दिए, है ना, इसको जलीय घोल में घोला गया, जिससे क्या होता है कि इसमें जो आपका अघुलनशील पदार्थ होता है वो आपका बाहर निकल जाता है, यानी NaOH, है ना, अलग हो गया।
अब जैसे ही हमने एल्युमिनियम हाइड्रा ऑक्साइड को क्या किए, गर्म कर दिए, तो गर्म करने से Al2O3 है ना प्लस में क्या दिया, H2O दिया। तो ध्यान देना मेरे भाई, कहता है एल्युमिनियम के अयस्क बॉक्साइड को है ना सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय घोल में घोला जाता है, क्योंकि अयस्क सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय घोल में अघुलनशील होता है और इस विधि में निम्नलिखित अभिक्रियाएं संपन्न होती है। तो मेरे भाई ये आपका अभिक्रिया है, जल्द से इसको नोट कर लीजिए, जल्द से नोट कर लीजिएगा। चलिए मेरे भाई नोट कर लिए। चलिए अगला नंबर पॉइंट चलते हैं, तीसरा आपका है सरफेक, है ना, सरफेक की विधि। देखिए मेरे भाई सरफेक की विधि क्या कहता है, सरफेक की विधि कहता है कि इस विधि में है ना, इस विधि में अयस्क को कार्बन के साथ है ना, कार्बन के साथ नाइट्रोजन के उपस्थिति में गर्म करते हैं, जिससे निम्नलिखित अभिक्रियाएं संपन्न होती है, जिससे निम्नलिखित अभिक्रियाएं संपन्न होती है। तो ध्यान देना मेरे भाई, कहता है कि इस विधि में है ना अयस्क को, यानी अयस्क को क्या करेंगे, कार्बन के साथ है ना, कार्बन के साथ नाइट्रोजन की उपस्थिति में गर्म करते हैं और इस विधि में निम्नलिखित अभिक्रियाएं संपन्न होती है। तो क्या बनाएगा, Al4C3 प्लस में देगा, प्लस में क्या देगा मेरे भाई, है ना CO, है ना CO कार्बन मोनोऑक्साइड को क्या कर देगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड बोलो सॉरी, CO2 को क्या कर देगा, बाहर करेगा। अब जैसे ही यहाँ पे एल्युमिनियम कार्बाइड को है ना किसके साथ हम करते हैं अभिक्रिया, Al2O3 के साथ अभिक्रिया करेंगे। तो जैसे ही इसके साथ अभिक्रिया कराते हैं तो यहाँ पे क्या बनाता है, यहाँ पे एल्युमिनियम अब प्लस में क्या देता है, CO कार्बन मोनोऑक्साइड का क्या करता है, निर्माण करता है। चलिए यहाँ पे समीकरण को 6 से गुना कर देंगे, है ना, यहाँ पे हम 3 से गुना कर देंगे, बराबर हो गया ये। अगला हम अगर देखते हैं तो यहाँ पे आपको 3 से गुना करना पड़ेगा, है ना, यहाँ आपको 2 से गुना करना पड़ेगा। तो कार्बन हो गया कितना, 3 और 3 दूनी की 6, है ना, 6 3 कितना 9, यानी यहाँ से 9 से गुना करना पड़ जाएगा। चलिए दोस्तों फिर क्या करता है, फिर इसको किसके साथ अभिक्रिया कराते हैं, है ना, एल्युमिनियम को क्या करते हैं कि नाइट्रोजन के साथ अभिक्रिया कराइएगा। तो एल्युमिनियम नाइट्राइड बनाएगा, क्यों बनाएगा, क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन है ना, नाइट्रोजन का भी वैलेंसी -3, इसका वैलेंसी +3। जब दोनों का वैलेंसी आपस में बराबर होता है तो इसको सूत्र में नहीं लिखा जाता है। चलिए इसीलिए हमने Al लिखा। इसमें हम 2 से गुना कर देंगे, इसमें भी कितना से गुना कर देंगे, 2 से गुना कर देंगे। अब देखिए क्या कहता है कि इसको हमने अभिक्रिया कराते हैं, है ना, एल्युमिनियम नाइट्राइड को अभिक्रिया किसके साथ कराते हैं, तो जल के साथ इसको अभिक्रिया कराइएगा, यानी H2O के साथ अभिक्रिया कराएंगे। तो जैसे ही हमें H2O के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो यहाँ पे बनाएगा क्या चीज, AlOH के होल 3 प्लस में क्या देगा, NH3 देगा, प्लस क्या देगा, NH3 देगा। चलिए मेरे भाई अब जैसे ही अब एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को क्या कर देंगे, गर्म करेंगे, तो यहाँ पे हमें क्या बनेगा, Al2O3 प्लस में यहाँ पे क्या दे देगा, H2O दे देगा। चलिए नोट कर लीजिए इसको। चलिए मेरे भाई फिर से ध्यान दीजिएगा, कहता सरफेक की विधि क्या है, कहता इस विधि में है ना, इस विधि में अयस्क को कार्बन के साथ है ना, कार्बन के साथ
नाइट्रोजन के उपस्थिति में गर्म करते हैं तो गर्म करने से निम्नलिखित अभिक्रियाएं संपन्न होती है। वो अभिक्रिया देख लीजिए मेरे भाई, Al2O3 को कार्बन के साथ अभिक्रिया कराया तो Al4C3 प्लस में क्या दिया, कार्बन डाइऑक्साइड। और जब एल्युमिनियम कार्बाइड को Al2O3 के साथ अभिक्रिया कराएं तो एल्युमिनियम प्लस में दिया कार्बन मोनोऑक्साइड। और जब एल्युमिनियम को नाइट्रोजन के साथ अभिक्रिया कराएं तो Al बनाया, यानी एल्युमिनियम नाइट्राइड का निर्माण किया। और जब एल्युमिनियम नाइट्राइड को जल के साथ अभिक्रिया कराएं तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड प्लस में दिया क्या चीज, NH3। अब जैसे एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को गर्म किए तो Al2O3 प्लस क्या दिया, H2O दिया। तो ये है आपका सर्पेक की विधि। ये तीनों विधि हो गया मेरे भाई। चलिए अब आते हैं एल्युमिनियम का वैद्युत अपघटन की बात करते हैं। आगे मेरे भाई ध्यान दीजिएगा, एल्युमिनियम का वैद्युत अपघटन। देखिए मेरे भाई, एल्युमिनियम का वैद्युत अपघटन क्या कहता है, कहता है कि इस विधि में है ना, इस प्रोसेस में क्या करते हैं कि एक लोहे का पात्र लेते हैं, बर्तन लेते हैं। इस विधि में एक लोहे का बर्तन लेते हैं जिसका अंदर का जो भाग होता है, ये अंदर का जो दीवार होती है, इसको कार्बन के द्वारा अस्तर किया जाता है। कार्बन के द्वारा क्या करते हैं, अस्तर कर देते हैं इस वाले लेयर को, है ना, कार्बन के द्वारा इसको अस्तर किया गया है। इसको हम कार्बन के द्वारा क्या करते हैं, अस्तर करते हैं। तो जो कैथोड का कार्य करता है, किसका कार्य करता है, कैथोड का कार्य करेगा। अब इसमें कहता है कि कार्बन का एक अण छड़ लेते हैं, इसमें हम कार्बन का एक अण छड़ लिए जो कार्य करता है किसका, एनोड का कार्य करता है। किसका कार्य करता है, एनोड का कार्य करता है। चलिए यहां तक हमने एक फिगर पढ़ दिया। तो कहता है कि इस विधि में एक बर्तन लेते हैं, यानी एक लोहे का बर्तन लेते हैं जिसका आंतरिक भाग कार्बन के द्वारा अस्तर होती है, जो कैथोड का कार्य करता है, तथा इसमें कार्बन का एक अण छड़ देते हैं जो एनोड का कार्य करता है। अब इसमें कहता है कि शुद्ध एल्यूमिना को यानी Al2O3 को किसके साथ, करायोलाइट के साथ मिलाकर रखते हैं, यानी Na3Al F6, यानी कि शुद्ध एल्यूमिना को करायोलाइट के साथ मिलाकर जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो शुद्ध एल्युमिनियम जो होती है वो कैथोड पर जाकर एकत्रित हो जाता है। कैथोड पर जाकर क्या होती है, एकत्रित हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे इसमें जो अभिक्रिया होती है Al2O3 है, तो ये टूटता है एल्युमिनियम प्लस में ऑक्सीजन, यानी एल्युमिनियम कितने प्लस होंगे, 3, ऑक्सीजन कितने माइनस हो जाएंगे, 2 माइनस में टूटेगा। अब देखिए यहाँ पे एल्युमिनियम 2 था, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 3 है। देखिए यहाँ पे टूटती है कैसे, एल्युमिनियम यहाँ से अपना 3 इलेक्ट्रॉन क्या किया, लूज किया, है ना, 3 इलेक्ट्रॉन क्या किया, त्याग दिया। तो 3 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया तो यहाँ पे हमने क्या लिखेंगे, +3 इलेक्ट्रॉन। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। क्रिया क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। यही ऑक्सीजन जो है क्या करता है कि 2 इलेक्ट्रॉन क्या किया, ग्रहण किया। तो जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो इस पर क्या आ जाती है, माइनस आ जाती है। अब जैसे ही माइनस आता है यानी इलेक्ट्रॉन के ग्रहण करने की क्रिया को क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। अब मेरे भाई देख लीजिए यहाँ पे क्या हम करते हैं कि इस समीकरण को संतुलित करने के लिए इसमें जो है हम इसको अभिक्रिया में, इस अभिक्रिया में और इस अभिक्रिया में हम गुना करते हैं। कितना से गुना कर दें कि समीकरण बैलेंस हो जाए। तो मान लीजिए कि यहां हमने 2 से गुना कर दिया और यहां हमने 3 से गुना कर दिया। अब जो समीकरण बना मेरे भाई वो आपका क्या बन गया, 2Al, इधर आपका देखें तो 2Al प्लस प्लस प्लस, हाँ, +6 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे जो बना 3 ऑक्सीजन प्लस 3 दूना की 6 इलेक्ट्रॉन, और इधर जो बना आपका 3 ऑक्सीजन माइनस, है ना। अब इस समीकरण को जोड़ दीजिए, इलेक्ट्रॉन से ये इलेक्ट्रॉन खत्म हो गया
तो अब यहाँ पे बच गया 2Al, है ना, प्लस 3O, और यहाँ पे बच गया आपका, मिल गया Al प्लस 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 और क्या प्लस, है ना, क्या चीज 3O। बताइएगा भाई, नजर आ रहा है ना? चलिए देख लीजिए तो जब से यही अभिक्रिया इसमें होती है। चलिए, तो यह है आपका एल्युमिनियम का निष्कर्षण, और आज मेरे भाई एल्युमिनियम का निष्कर्षण आपका खत्म हो गया। चलिए इसको नोट कर लीजिए फट से। चलिए मेरे भाई मिटा दे इसको। चलिए चलिए मेरे भाई, अब थोड़ा सा देखेंगे, थोड़ा सा आप यहाँ पे आइएगा। धातु का संक्षारण, धातु का संक्षारण। देखिए मेरे भाई, धातु का संक्षारण क्या कहता है? कहता है कि जब धातु की सतह पर वायु के ऑक्सीजन, वायु के ऑक्सीजन, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, जलवाष्प, 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 हाइड्रोजन सल्फाइड इत्यादि के कारण धातु का क्षय होना धातु का संक्षारण कहलाता है। और ये मेरे भाई एकदम VVI रहेगा। देखिए मेरे भाई, गाता है धातु का संक्षारण क्या कहता है कि जब धातु के सतह पर वायु का ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, जलवाष्प, हाइड्रोजन सल्फाइड इत्यादि के कारण धातु का क्षय होना धातु का संक्षारण कहलाता है, धातु का संक्षारण कहलाता है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे, नोट पॉइंट में लिखेंगे, नोट पॉइंट में लिखेंगे कि जंग लगने के लिए, जंग लगने के लिए, जंग लगने के लिए वायु, है ना, वायु और जलवाष्प, वायु और जलवाष्प दोनों का एक साथ होना अनिवार्य होता है। अगर दोनों एक साथ नहीं होगा तो धातु का क्षय नहीं होगा। तो नोट पॉइंट में क्या बोलेंगे मेरे भाई? कहता है कि जंग लगने के लिए, जंग लगने के लिए वायु का ऑक्सीजन, है ना, वायु और जलवाष्प दोनों का एक साथ होना धातु का संक्षारण कहलाता है। चलिए देख लीजिए, नोट कर लीजिए। चलिए मेरे भाई, इसको साफ कर ले। देखिए मेरे भाई, अगला कहता है कि धातु के संक्षारण रोकने का उपाय, रोकने का उपाय। कैसे हम धातु के संक्षारण को रोकेंगे, कैसे रोकेंगे? तो धातु के संक्षारण रोकने का उपाय एकदम सिंपल है मेरे भाई। धातु के सतह पर जो है पेंट करके हम उसके संक्षारण को रोक सकते हैं। दूसरा हम कह सकते हैं कि धातु को मिश्र धातु में बदलकर हम जो है धातु के संक्षारण रोक सकते हैं। धातु द्वारा स्वयं रक्षा कवच बनाकर धातु के संक्षारण को हम रोक सकते हैं। तीसरा हम कह सकते हैं मेरे भाई, और भी कह सकते हैं कि धातु के सतह पर, है ना, विद्युत के द्वारा लेपित करके, धातु की सतह पर जस्तीकरण करके, यानी जस्ते का लेप चढ़ाकर हम धातु के संक्षारण को रोक सकते हैं। तो ये धातु के संक्षारण का रोकने का उपाय है। आगे चलते हैं मेरे भाई। मिश्र धातु कहता क्या है? मिश्र धातु है क्या? मिश्र धातु किसको कहते हैं? देखिए मेरे भाई, मिश्र धातु कहता है किसको? तो मिश्र धातु कहता है कि दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक धातुओं अथवा एक धातु और एवं एक अधातु का समांग मिश्रण होता है, उसको हम मिश्र धातु कहते हैं। कहता है मेरे भाई कि दो या दो से अधिक धातुओं
अथवा एक धातु एवं एक अधातु का समांग मिश्रण होता है, उसको हम क्या कहते हैं? मिश्र धातु कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? मिश्र धातु कहते हैं। जैसे में अगर हम बात कर दे मेरे भाई पीतल, जैसे में क्या चीज? पीतल, तो याद रखिएगा अगर आपको कह दे पीतल तो याद रखिएगा पिताजी। तो पीतल किसका किसका मिश्रण है? कॉपर और जस्ता का। पीतल कॉपर और जस्ता का, कॉपर और जस्ता का। चलिए कॉपर कितना होती है? तो 60 है ना, जो है लमसम जो है इस पे जो अगर मिश्रण देखें तो इसमें मिश्रण होती है 60 से, है ना। कॉपर अगर परसेंटेज की बात करें तो 60 से लेके 80% इसमें कॉपर होती है, जबकि 40 से लेके, है ना, 20% आपका कौन होता है? जस्ता होती है। 40 से लेके 20% आपका कौन होगा? जस्ता होगा। अगर हम बात करते हैं कांसा, कांसा, है ना, कांसा, कांसी, याद रखिएगा। तो क्या चीज? Cu प्लस में क्या चीज? एसेन। Cu प्लस में एसेन। तो देखिए कांसा किसका किसका मिश्रण है? तो कांसा आपका मिश्रण है कॉपर और टीना का। तो कॉपर की अगर परसेंटेज की बात करें तो 75 से लेके, है ना, 75 से लेके अगर हम बात करें तो 75 से लेके हो जाएगा 90%, 75 से 90, जबकि 25 से लेके 10% आपका क्या होता है? टीना होता है। चलिए अगला अगर बात करते हैं तो जर्मन सिल्वर की बात करें तो जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर की बात करते हैं तो कॉपर, है ना, प्लस निकेल प्लस क्या होती है? जस्ता होती है। कॉपर निकेल प्लस में जस्ता, कॉपर निकेल प्लस में जस्ता होगा। चलिए सोल्डर की अगर बात करते हैं, सोल्डर की बात करते हैं तो पीबी और एसएन होता है। पीबी और एसएन होता है। दोनों की परसेंटेज अगर देखें तो दोनों आपका 50-50% होता है। दोनों 50-50% होता है। एक होता है डायरोमीन, डायरोमीन की अगर बात करते हैं तो डायरोमीन में आपका जो है क्या होती है? एल्युमिनियम, कॉपर, मैग्नीज, एल्युमिनियम, कॉपर, मैग्नीज, मैग्नीशियम। इसमें बात करते हैं एल्युमिनियम, कॉपर, मैग्नीज, है ना, प्लस में मैग्नीशियम होती है, मैग्नीशियम होती है। इसका उपयोग हम ज्यादातर वायुयान के ढांचा बनाने में किया जाता है। इसका ज्यादातर उपयोग वायुयान के ढांचा बनाने में किया जाता है। चलिए दोस्तों, तो आज आपका वन लेसन का जो है आपका वन लेसन आपका जो है क्या था? तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम आज आपका खत्म हो गया मेरे भाई। अगले चैप्टर में लेके आऊंगा आपके लिए पी ब्लॉक, और इसमें से 8 नंबर का क्वेश्चन पूछता है मेरे भाई, और सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसमें से पूछता है, ऑब्जेक्टिव भी पूछेगा। तो चलिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगला वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अब वीडियो कैसा लगा होगा, कैसा लगा मेरे भाई, कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिएगा। इसके लिए आज के लिए क्लास, जय हिंद, जय भारत। चलिए दोस्तों।